जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम जनगणना 2027 या सेंसस 2027 को डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसके अलावा 2011 के सेंसस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से आपका सेंसस से रिलेटेड जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए राजपत्र अधिसूचना कब जारी की गई थी, यानी गजट नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था सेंसस 2027 के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 जून 2025। तो 16 जून 2025 को केंद्र सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था सेंसस 2027 के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2027 भारत की कौन सी जनगणना होगी, यानी कि किस नंबर की जनगणना होगी। तो यह भारत की 16वें नंबर की जनगणना होगी। ठीक है, यानी कि ये भारत की 16वें नंबर की जनगणना होने जा रही है 2027 में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद जनगणना 2027 कौन सी जनगणना होगी। तो स्वतंत्रता के बाद ये भारत की 8वीं जनगणना है। किस नंबर की जनगणना है ये? 8वें नंबर की जनगणना है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद ये 8वें नंबर की है और जब से हमारे देश में जनगणना शुरू हुई है तब से ये 16वीं नंबर की है। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो मार्च 2026 की जो ई बुक है वो आ गई है। तो आपको ऐप इंस्टॉल करना है, फिर इसके बाद ई बुक वाले सेक्शन पर जाना है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको ये मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है। क्योंकि 2027 की ये जो जनगणना हो रही है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसके पास है? भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के पास। तो वर्तमान में कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के पहले चरण का आयोजन कब किया जाएगा। तो दोस्तों जो जनगणना 2027 है ये 2 फेज में होनी है। तो पहला फेज जो है ये 1 अप्रैल से शुरू होगा और सितंबर 2026 तक चलेगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक जनगणना 2027 का पहला फेज चलेगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के पहले चरण में यानी फर्स्ट फेज के लिए क्या नई सुविधा शुरू की गई है। तो दोस्तों इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, यानी कि जो फर्स्ट फेज होगा इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। तो यहाँ पर लोग अपनी जानकारी स्वयं भर सकते हैं, यानी कि स्वगणना कर सकते हैं। तो स्वगणना करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है और ये जो पोर्टल है ये 15 दिनों के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वगणना पोर्टल कितनी भाषाओं में उपलब्ध होगा। तो जो स्वगणना पोर्टल होगा जिसके माध्यम से आप अपनी जानकारी स्वयं भर सकते हैं तो यह 16 भाषाओं में होगा। कितनी भाषाओं में दोस्तों? 16 भाषाओं में। जनगणना 2027 के पहले चरण में क्या कार्य किया जाएगा। तो जो फर्स्ट फेज होगा जनगणना 2027 का, इसमें घर सूचीकरण और आवास डेटा कलेक्ट किया जाएगा, यानी इसमें हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग डाटा कलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि घरों की गणना की जाएगी कि कितने घर हैं, उनका डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का जो दूसरा चरण है ये कब से शुरू होगा। तो जनगणना 2027 का जो दूसरा चरण है ये फरवरी 2027 से शुरू होगा। ठीक है, अब ये जो पूरी जनगणना है ये 2028 तक पूरी हो सकेगी। 2027 में ये मतलब इसका जो दूसरा चरण है वो शुरू होगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के दूसरे चरण में क्या किया जाएगा। तो जो सेकेंड फेज होगा जनगणना 2027 का, इसमें पॉपुलेशन काउंटिंग की जाएगी, यानी जनसंख्या की गिनती की जाएगी। ठीक है, तो पहली जनगणना में जो घरों का डेटा है वो कलेक्ट किया जाएगा और जो
दूसरा चरण होगा, इसमें जनसंख्या की गिनती की जाएगी कि किस घर में कितनी जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2027 भारत की किस प्रकार की जनगणना होगी। तो दोस्तों ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, ठीक है। यानी 2027 का जो सेंसस है ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना है या डिजिटल सेंसस है। अगला क्वेश्चन है आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना 2027 में क्या शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों 2027 की जो जनगणना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहली बात तो ये है कि ये डिजिटल जनगणना है और दूसरी बात ये है कि इसमें जाति आधारित गिनती भी की जाएगी, यानी इसमें जाति जनगणना को भी शामिल किया गया है। तो जो जनगणना 2 फेज में होनी है, तो पहले फेज में जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, जो सेकेंड फेज होगा उसमें जाति आधारित जनगणना होगी, ठीक है। तो आज़ादी के बाद पहला ऐसा मौका है जब जाति आधारित जनगणना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है भारत में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी। तो स्वतंत्रता से पहले यानी 1931 में अंग्रेजों के समय जाति आधारित जनगणना की गई थी। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा इसका सुदर्शन पटनायक। तो दोस्तों सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सुदर्शन पटनायक का संबंध ओडिशा राज्य से है और ये अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार हैं। तो ये अपनी प्रतिभा के आधार पर जनगणना 2027 के लिए ब्रांडिंग करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रगति और विकास शुभंकर किससे संबंधित हैं। तो आंसर हो जाएगा जनगणना 2027। तो जनगणना 2027 के लिए 2 मस्कट लॉन्च किए गए हैं, जिनमें से एक प्रगति है और दूसरा विकास है। तो जो प्रगति है वो एक महिला है और जो विकास है वो एक पुरुष है। तो इन दोनों को शुभंकर के रूप में लॉन्च किया गया है जनगणना 2027 के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना किस अधिनियम के अंतर्गत कराई जाती है। तो दोस्तों जनगणना अधिनियम 1948 के तहत भारत की जनगणना कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है जनगणना के संचालन के लिए कौन से नियम लागू होते हैं। तो जनगणना नियम 1990 लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में जनगणना का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय के द्वारा ये कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। तो ये थे दोस्तों जनगणना 2027 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिलेंगे। कॉम्बो पैक की खासियत यह है कि इसमें आपको 4 से 5 चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, जैसे करंट अफेयर्स की ई-बुक, टेस्ट और जीके का टेस्ट, ये सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल जाती हैं। तो कॉम्बो पैक का ज़रूर यूज करिएगा। 12 मंथ 100 आपको कूपन कोड इसमें यूज करना है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर ही आपको 12 महीने की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का कॉम्बो पैक है ये मिल जाएगा, जिसमें आपको हर महीने ई बुक अपडेट कराई जाएगी। इसके लिए भी आपको 12 महीने का 12 मंथ 100 कूपन कोड यूज करना है। चलिए अब हम जनगणना 2011 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे फैक्ट देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला फैक्ट ये है कि विश्व में व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम जनगणना किसके द्वारा कराई गई थी। तो ये स्वीडन के द्वारा कराई गई थी। कब कराई गई थी? 1749 में, ठीक है। यानी कि व्यवस्थित रूप से सबसे पहले जनगणना किस देश में कराई गई थी? स्वीडन में कराई गई थी और 1749 में करवाई गई थी। सर्वप्रथम दशकीय जनगणना अमेरिका में हुई थी 1790 ईस्वी में, ठीक है। ये दशकीय जनगणना मतलब 10 साल के अंतर्गत में जो जनगणना शुरू हुई थी सबसे पहले, वो कहाँ शुरू हुई थी? अमेरिका में 1790 में। दोस्तों भारत में जो पहली जनगणना है ये 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट जरूर करिएगा। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद भारत की जो पहली जनगणना है ये 1951 में आयोजित की गई थी। ये भी फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में दशकीय जनगणना प्रारंभ हुई थी लॉर्ड रिपिन के समय 1881 में, ठीक है। दशकीय जनगणना मतलब 10 साल में जो जनगणना है वो भारत में 1881 में की गई थी। दोस्तों भारत में जो लास्ट जनगणना हुई थी ये 2011 में हुई थी।
तो 2011 की जो जनगणना थी ये भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। भारत में जनगणना भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो संघ सूची है यानी यूनियन लिस्ट है उसमें जो प्रविष्ट संख्या 69 है उसमें सूचीबद्ध है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 246 में भारत की जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा जनगणना कराई जाती है। भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन होता है। भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कराई जाती है। अब हम जनगणना 2011 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर भारत में 1.21 अरब लोग हैं। 2001 से 2011 तक की जो दशकीय वृद्धि हुई है जनसंख्या में वो कितनी है? 17.64%। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 17.5%। साक्षरता दर कितनी बताई गई है? 74.04%। कुल जनसंख्या का ये 74.04% है। लिंगानुपात 943 बताया गया है, यानी 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। इसके अलावा पुरुष साक्षरता कितनी बताई गई है 2011 की जनगणना में? 82.14%। महिला साक्षरता 65.46%। ग्रामीण जनसंख्या कितनी बताई गई थी? 833 मिलियन, यानी लगभग 68.84%। शहरी जनसंख्या 377 मिलियन, यानी कि 31.16%। जनसंख्या घनत्व तो कितना बताया गया था 2011 में? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन हैं? तो पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पहले पर दिल्ली, दूसरे पर पुदुचेरी, तीसरे पर चंडीगढ़, चौथे पर अंडमान निकोबार, पांचवे पर दादर नगर हवेली। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में थी और फिर मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर में, लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो लक्षद्वीप में है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में। अगला क्वेश्चन है शीर्ष 5 साक्षर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में है। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार 94% साक्षरता थी। फिर उसके बाद लक्षद्वीप में 91.85%, मिजोरम में 91.33%, गोवा में 88.70% और त्रिपुरा में 87.22%। तो ये हैं टॉप 5 लिटरेट स्टेट। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो किस राज्य में है? वो है केरल में, और यहाँ का जो सेक्स रेशियो था ये था 1084। फिर इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर मेघालय। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन है? हरियाणा, यहाँ पर 779 था। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर 889 और फिर सिक्किम 890, पंजाब 895, फिर उत्तर प्रदेश 912। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य था हरियाणा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पुदुचेरी का लिंगानुपात 1037 था, फिर लक्षद्वीप का 947, अंडमान निकोबार का 876, दिल्ली का 868। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दमन एवं दीव है जहां पर 618 था, दादरा नगर हवेली 774, चंडीगढ़ में 818 और दिल्ली में 868। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली पहले, चंडीगढ़ दूसरे, तीसरे पर पुदुचेरी, पांचवें पर दमन और द्वीप और चौथे पर दमन और द्वीप, पांचवें स्थान पर लक्षद्वीप रहा है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, 1106 है यहाँ का जनसंख्या घनत्व। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश।
भारत में सबसे कम आबादी वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ पहले, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर दादरा और नगर हवेली, फिर दमन और दीव, फिर लक्षद्वीप। ठीक है, तो दोस्तों ये थे जनसंख्या 2011 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाइएगा तो यहाँ पर आपको लूसेंट का कोर्स मिल जाएगा। FAB 600 कूपन कोड यूज करना है। लूसेंट के कोर्स को कवर करवाया जाएगा। यहाँ पर आपको 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक फ्री मिलेगी। इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिलेगा। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है होली 900। 3 साल की इसकी वैलिडिटी होगी। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को कवर करवाया जाएगा। ठीक है, और इसमें वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। और दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको कॉम्बो पैक जरूर मिलेंगे, तो कॉम्बो पैक को आप जरूर ज्वाइन करिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको 4 से 5 चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। दोस्तों टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन आपको ऐप पर मिलेगा, जहां पर आपको 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक GK GS के क्वेश्चन, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है। करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जब आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देते हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से रैंक भी जारी की जाती है, तो आप अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं। इसके अलावा मार्च 2026 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है वो आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेगी। हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। चलिए आज आपके लिए क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा जितनी भी ई बुक हैं वो आपको ऐप पर मिल जाएंगी, इनको प्राप्त कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। स्टडी कर ऑफिशियल आपको सर्च करना है तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK GS की ये सारी ई बुक मिल जाएंगी जो आपको सामने दिखाई दे रही हैं। ये सारी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा दोस्तों हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, यानी स्टडी करके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर हमें फॉलो कर सकते हैं। और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप सभी प्रकार के टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं हर एक एग्जाम के लिए, जैसे टीचिंग एग्जाम, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी एग्जाम हैं इन सभी के लिए आपको टेस्ट मिल जाएंगे। 4,000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।